ओरिजिन की और इंसर्शन की बीच छोड़ती तो हमें कुछ काल्पनिक रेखाएं करनी पड़ती हैं बेसिकली। इसको पॉइंट मैनर में अगर कहने जाए ना, तो एंगल बिटवीन मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑन विच बोन इज इंसर्टेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मसल ओरिजिन और जो मसल का इंसर्शन हो रहा है जो है उसके बीच के एंगल को भी हम एंगल ऑफ पुल कह सकते हैं। नाउ थर्ड चीज और डिफाइंड अगर मैनर में जाए, व्हाट इज एंगल ऑफ पुल? एंगल ऑफ पुल एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ द मसल and bone. I repeat, angle of pull is the angle between the line of pull of the muscle and the bone on which it inserts. यानी जो बोन जिससे समाप्त हो रही है वहां से और जो लाइन ऑफ पुल मसल का है उसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ पुल कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ पुल इज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, जिसको हम कहते हैं लीवर आर्म, एंड द लाइन ऑफ पुल ऑफ द मसल। I repeat, the angle of pull is angle between the long axis of the arm। बेटू हल्ला नहीं, बेटू यहाँ पे हल्ला नहीं, बिल्कुल चोट लग गई, चलो चुप हो जाओ, हल्ला नहीं करना बेटू, ठीक है? अब कोई हल्ला नहीं करेगा, जाओ वहां पर जल्दी इसको ले जाओ, मदद करो इसकी बेटू। So second definition is the angle of pull is the angle between the long axis of the bone, यानी लीवर आर्म, and the line of pull of the muscle। अब पहली और दूसरी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, लाइन ऑफ पुल रिमेन सेम, बट अब ये कह रहा है द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। पहली वाली डेफिनेशन में कह रहा था द इंसर्शन, जहां आपका मसल पे इंसर्शन हो रहा है, तो मसल जहां इंसर्ट करती है वो एक, अगर आप उसको बोन से काल्पनिक रेखा बनाएंगे, दैट इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, जो आपके बोन के प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को कनेक्ट करती है ऑफ द बोन। यानी ये आपकी हड्डी है मान लीजिए, तो इसका जो खाली जाए तो दैट इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, और वही इंसर्शन पॉइंट पे ही सेम चीज है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइन जिसके भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज है वो अपना माइक ऑफ कर लेगा, म्यूट कर लीजिए, जिसके एंड से आवाज आ रही है थोड़ी। तनिष्का को हम म्यूट कर सकते हैं तो हम म्यूट कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सबके माइक ऑफ है, मैं उसी को कर दिया। अब इस पूरी डेफिनेशन में दो चीजें समझने वाली हैं कि व्हाट इज लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। एक चीज समझने की बड़ी बेसिक है, व्हाट इज लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करते हैं आप, ये मान लीजिए आपकी बोन है, इसको आप अगर अपनी बोन मार रहे हैं तो इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को आपस में एक काल्पनिक रेखा सेंटर, इसी तरह जो मसल का लाइन ऑफ पुल है, अगर आप मसल के इंसर्शन से, आई रिपीट मसल इंसर्शन यानी मसल जहां खत्म हो रही वहां से उसके ओरिजिन तक एक ऐसी लाइन डाले जो मसल के सेंटर, the line of pull of the muscle starts from the insertion to origin between the muscle, मसल के बीच से होके जाएगी। अब देखिए मैंने पहले जो डेफिनेशन एकदम रॉ दी थी, मैंने कहा था ओरिजिन और इंसर्शन जो मसल्स का है उसके बीच का कोण है, ठीक। अब मैंने ओरिजिन और इंसर्शन को कनेक्ट कैसे किया, मैंने कहा लाइन ऑफ पुल जो मसल का है उसके बीच का और जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन है उसके बीच का कोण है। थैंक यू फॉर फोटो। नाउ मसल पुल बहुत छोटा टॉपिक है बच्चा समझने के लिए, लेकिन मसल पुल जो है न्यूरोमस्कुलर कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो मसल पुल जो होता है वो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, एंगल ऑफ पुल के नजरिए से तीन बेसिक कॉन्सेप्ट देता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फोटो नंबर 1 में देखेंगे अगर आप, या फोटो नंबर 3 किसी में भी, जिसमें लाल 3 लाइनें दिख रही है ना, आइडियल पोजीशन जो है वो नंबर 3 की है 90 डिग्री पे। अब इसमें अगर मसल लाइन ऑफ मसल पुल कहेंगे
अश्विनी कह रहा है ओरिजिन सॉरी इंसर्शन से मसल के ओरिजिन तक वो पेंसिल लेके जाओ धीरे धीरे, बिल्कुल फ्रॉम द सॉरी यहाँ से फ्रॉम द पॉइंट जहां वो इंसर्ट हो रही है मसल, यहाँ नीचे नंबर 3 इमेज जो है जिसपे कोई रेड निशान नहीं है उस पे आओ और वहां से लेके ऊपर तक एक लाइन सीधी डालने की कोशिश करो जो मसल के बीच से होते हुए जाए। थोड़ा मुश्किल है मुझे पता है, दैट इज द लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टेढ़ी लाइन है, अगर इसको सीधी डाल दिया जाए बच्चा तो दैट इज द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल। एंड व्हाट इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन? अश्विनी उसको भी अगर ड्रॉ, वेरी नाइस, दैट इज द लाइन। नीचे एक ये मसल का जो सॉरी बोन का जो ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट है जिसपे वो मसल कनेक्ट हो रही, उसको भी आपस में एक जोड़ दो। यस, अब इसको जोड़ना है यहां से लेके, यस, अब टू एक्सट्रीम राइट दैट टू दैट बोन, फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट टू द एक्सट्रीम राइट टू द बोन। ये अंदर की तरफ आगे मत ले जाओ, बोन से या टेंडन से? बोन से प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक लाइन डालो बस। वो जो तुम बता रहे हो ना बाद में बताना है, अभी तो एक सिंपल लाइन डाल दो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। यस, दैट्स वेरी करेक्ट। अब बेटा ये जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, दैट इज एंगल ऑफ पुल। लेकिन इसमें एक मजे की बात है कि इसमें जो एंगल ऑफ पुल है वो बाहर की तरफ नहीं होता है। ये जो कोण बनता है ये हमेशा अंदर की तरफ बढ़ता है, टुवर्ड्स द जॉइंट साइड, नॉट अवे फ्रॉम द जॉइंट साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी जो मसल लाइन ऑफ मसल पुल है और जो आपका लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन है, इसके बीच में अंदर की तरफ आप देखें तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बाहर की तरफ आप मत देखिएगा, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द जॉइंट। अभी जो आपने जो भी डेफिनेशन लिखी है उसके लास्ट में एक ब्रैकेट में एक चीज जरूर डालिएगा, दैट इज टुवर्ड्स द जॉइंट साइड। दैट एंगल ऑफ पुल ऑलवेज टुवर्ड्स द जॉइंट साइड, नॉट अवे फ्रॉम द जॉइंट साइड। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ पुल। अब मैंने शुरू में बोला था जो ओरिजिन के बीच का और इंसर्शन का बीच का है, तो आप ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में अगर आप मसल के एक कोण जज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको और रिफाइन करके बोला था कि एंगल बिटवीन मसल इंसर्शन एंड बोन। अगर आपको मसल इंसर्शन और उसके बोन के बीच में भी एंगल ड्रॉ करना है तो इसी तरह आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और लास्ट में जो सबसे गुड बात बोली है वो ये है कि टुवर्ड्स द जॉइंट ये एंगल बनता है। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है एंगल ऑफ पुल में? अब एंगल ऑफ पुल में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो रोटेटरी कंपोनेंट होता है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, याद रखना कि हर एक मसल जो फोर्स प्रोड्यूस करती है वो किसी एक जॉइंट पे एंगुलर मोशन ही क्रिएट करते हैं। फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है, वो बाय फिजिक्स बाय डिफॉल्ट एक नियम आता है कि अगर आप 90 डिग्री पे वो चीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है वो सारा कंपोनेंट रोटेटरी कंपोनेंट की तरह काम करेगा। इतना ध्यान रखना कि जो रोटेटरी कंपोनेंट रहता है वो हमेशा 90 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है, क्योंकि जो भी फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर होती है उस बोन के। लीवर आर्म क्या है? आपका बोन है। अगर उसके परपेंडिकुलर जितना फोर्स क्रिएट होगा आप उतना ही ज्यादा रोटेटरी फोर्स आपको मिलेगा 90 डिग्री पे। जो केस नंबर 3 है, तो सबसे नीचे वाला है जिसमें हम लोग ड्रॉ किए, उसके पैरेलल आओ तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एफएम जो है वो सबसे ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रहा है जब एंगल ऑफ फुल 90 डिग्री है। और ये जो नीचे ब्लैक लाइन है ना, दैट इज बोन, दैट इज द बोन। अगर उस बोन से 90 डिग्री पे लग रहा है मसल, वो एंगल ऑफ फुल 90 डिग्री है, तो आपको सबसे ज्यादा रोटेटरी फोर्स मिलेगा, नथिंग एल्स। दूसरी सिचुएशन जो होती है जब एंगल ऑफ फुल 90 डिग्री से कम होता है। अब मैंने कहा था ना कि आप इमेज नंबर 1 को देखिए। इमेज नंबर 1 में एक चीज देखिए, अगर आप टुवर्ड जॉइंट नहीं लेते, जो मैं बात बार बार बोल रहा हूं, इसमें बोन को डॉटेड 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 किया, लाइन ऑफ पुल को डॉटेड 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 किया। लाइन ऑफ पुल जो है, आप ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ पुल जो है वो डार्क लाइन है, मोटी वाली लाइन है। यस, अब अगर बिलो 90 डिग्री है
अगर ये कोण, अगर आप ये अवे फ्रॉम जॉइंट लेते तो ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता, क्योंकि आपने एंगल अंदर की तरफ लिया इसलिए बिलो 90 डिग्री है। अब बिलो 90 डिग्री में क्या होता है, फायदा क्या होता है, जब भी बिलो 90 डिग्री है तो एनी टाइम 90 degree less, you have to stabilizing and rotatory components. मतलब देखो आप ये डॉटेड लाइन देखो, रोटेटरी कंपोनेंट मिला, जब भी आपका एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा रोटेटरी कंपोनेंट जो एंगुलर मोशन पैदा करेगा, और दूसरा जो पुल बैक करेगा, यानी आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यानी फोर्स कंपोनेंट दो पार्ट में बटेगा। जब 90 डिग्री पे लग रहा है तो फोर्स कंपोनेंट बिल्कुल नहीं बट रहा है, आइडियल है। लेकिन जब भी लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो रोटेटरी कंपोनेंट और स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट दो तरह की फोर्स लगेगी, यानी एक जो उसको वापस लाने की कोशिश करेगी जॉइंट को, और दूसरा रोटेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी। इस चीज में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रोटेटरी कंपोनेंट हमेशा हायर नोड पे होगा, अदर जो कंपोनेंट है वो लोअर नोड पे होंगे। और जो तीसरा है कि अगर आपका एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री से अबव है, फॉर एग्जाम्पल योर आर्म इज एक्सटेंडेड, इन दैट सिचुएशन रोटेटरी कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ फ्लैक्स होगा तो मोर देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका एक्सटेंडेड में लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द जॉइंट आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ इस एंगल को देख रहे हैं। और जब भी आप लेस देन 90 मोर देन 90 डिग्री जाएंगे, यानी जब आपका जो फ्लैक्स आर्म रहेगा, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो रोटेटरी कंपोनेंट पैदा होगा, और दूसरा जो दूसरा कंपोनेंट देखो जिसको लिख रहा है डिसलोकेटिंग, ये क्यों डिसलोकेटिंग कंपोनेंट कह रहा है इसको, क्योंकि ये जॉइंट को ना, इस पर्टिकुलर बोन को अवे फ्रॉम जॉइंट ले जाने की कोशिश करता है, यानी जॉइंट का जो आर्टिकुलेशन है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उससे अवे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस रोटेटिंग कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह सेकंड वाली फिगर में देखोगे तो स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट है और रोटेटरी कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट को देखो, एक तो उसको रोटेट कराएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और दूसरा स्टेबलाइज करेगा। क्योंकि स्टेबलाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो जॉइंट का नॉर्मल डायरेक्शन है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट लेके आना है कि जब भी आप किसी को किसी जॉइंट पे 90 डिग्री, यानी अति की, लोगों को लगता है कि हम कंधे को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तब हमारा डिसलोकेशन होने का चांसेस है। ये आपकी थोड़ी गलतफहमी है। कंधे का जब आप बहुत ज्यादा फ्लैक्शन करते हैं ना, अति का फ्लैक्शन करते हैं, तो डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका एंगल ऑफ पुल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। या लेटरल डायरेक्शन में जिस तरफ कंधा आपका खुलता है, यानी ये बाल और कॉटन जॉइंट है, तो अगर आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी वो बाहर आएगी। तो ये समझने की जरूरत है। ये एंगल ऑफ पुल है। व्हाट इज एंगल ऑफ पुल? द एंगल बिटवीन long axis of the bone and the line of muscle of pull is called angle of in three condition. First, अगर identical 90 डिग्री पे, यानी आपका 90 डिग्री आर्म फ्लैक्स है, तो in this condition all the component of force works together, none other component is working there. But अगर less than 90 डिग्री है angle of pull, if there is less than 90 degree, in that condition stabilizing component भी है, rotatory component भी है. If it is more than 90 degree, then there is a rotatory component and there is a dislocating component. But always remember, the rotating component is always higher. Why higher? बिकॉज जो बेसिक पर्पज है उस पर्टिकुलर जॉइंट पे फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का या मोशन होने का, या एंगुलर मोशन ही क्रिएट करना है हर फॉर्म में, इसलिए रोटेटरी कंपोनेंट हमेशा हायर नोड पे ही रहता है, क्योंकि आपका जॉइंट का स्ट्रक्चर ही इसी तरह का है। थोड़ा टिपिकल है, इसको अगर आप नेट पे जाके कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई इस चीज को नहीं कर सकता था। ये बेसिकली एंगल ऑफ पुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको केवल डेफिनेशन पढ़नी है, और मुझे लगता है ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन क्या है और एंगल ऑफ मसल पुल क्या है, लाइन ऑफ मसल पुल क्या है, ये दोनों चीज का एंगल है, यही एंगल ऑफ पुल है। ये जो तीन कंडीशन दी है ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं आती है, इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और विश्वजीत आप खा सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है एंगल ऑफ पुल? ठीक, नाउ मूविंग टू द ऑल और नन लॉ।
ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड लॉ है और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसको क्लियर, किसी ने बंदूक चलाई है भाई आप में से, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट हो रही है, किसी ने भी कभी गन शॉट मारा है? Raise your hand. I want to see how many rowdies are there. Anand, I was expecting from Anand. मेरे घर में कई है, हमारे यहाँ तो शस्त्र पूजन होता है भयंकर वाला। और भाई श्वेता, साक्षी, प्रशांत, नोबडी? प्रशांत सर तो अरे आजकल वो मेरे धनुष चला रहे हैं। अच्छा, then Aarti and Kanishka, it is not necessary that you will fire a gun who can kill somebody. There is a gun always found in मेला। मेला में जाके बलून तो मारा ही होगा, सबने मारा होगा। देखो हाथ ज्यादा खड़े हो रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन एग्जांपल। तो उसमें व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, जो गन का ट्रिगर होता है ना, अगर आप कम फोर्स से दबाएंगे तो वो नहीं दबता है, एक सर्टेन फोर्स चाहिए उसको दबाने के लिए। लेकिन जब एक बार वो ट्रिगर दबता है ना, तो गोली छूट के निकलती है। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप दबाएं तो आधी गोली बाहर जाए, आधी अंदर रह जाए, या थोड़ी दूर के लिए गोली जाए। भाई जो गोली की पूरी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी वो वर्क करेगा, कम फोर्स लगाएंगे वो नहीं वर्क करेगा। बहुत सिंपल सी ये एक एग्जांपल है गन शॉट का। इसी मस्कुलर का ऑल एंड नन लॉ आपका क्या कहता है कि जब भी आप मसल को ना एक कोई स्टिमुलस देते हैं, तो मैंने कल भी एक बात बोली थी कि मसल्स डिफरेंट फाइबर्स से मिलकर बना है, और उसमें एक और चीज होती है कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। परसों मैं बता रहा था कि हर मसल को एक्टिवेशन, जैसे थोड़ा रिवीजन मारते हैं, व्हाइट मसल फाइबर का थ्रेशोल्ड लेवल हाई होता है, रेड का लो होता है, मैंने पहले बताया। तो अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे स्टिमुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे उस थ्रेशोल्ड लेवल को स्टिमुलस क्रॉस करेगा वैसे ही सारे मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे, एक साथ उस पूरी मसल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये बेसिक चीज पहले समझो। ऐसा नहीं कि एक मसल फाइबर कहेगा नहीं मुझे ये स्टिमुलस पसंद है, मैं रिस्पॉन्स करूंगा, दूसरा कहेगा भाई मेरे बस की ना, मैंने सवेरे बड़ी एक्सरसाइज की। होगा तो एक साथ होगा, सब में होगा। बंदूक चलेगी तो एक बार में चलेगी, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। दैट इज ऑल और नन लॉ। होगा तो सब में होगा, नहीं तो किसी में नहीं होगा। इसको अगर थोड़ा डिफाइन मैनर में कहें तो प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द स्ट्रेंथ बाय विच अ मसल फाइबर रिस्पॉन्ड, आई रिपीट, द स्ट्रेंथ बाय विच अ मसल फाइबर रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इसको पहले लिख लो फिर समझा दूंगा, बहुत आसान है। इफ दैट स्टिमुलस exceeds the threshold potential, the muscle fiber will give a complete response. Otherwise, there is no response. That is the principle. I repeat, principle that states that the strength by which a muscle fiber responds to a stimulus. यानी कोई मसल फाइबर जिस ताकत से किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, और वो जो स्टिमुलस है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। मतलब वो स्टिमुलस जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो कितना पावरफुल होगा स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस पे डिपेंड, ये जो बेसिकली स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता, लोग कहते हैं ना कि स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि जितना पावरफुल स्टिमुलस होगा। हाँ वो बात सही है कि आपके एक साइकोलॉजिकल फैक्टर और हार्मोनल चेंज की वजह से स्ट्रेंथ ओरिएंटेशन ज्यादा होता है, बट स्टिमुलस एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जाएगा तो सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके सामने रेजिस्टेंस कैसा है, ये मसल तय करती है कि उनको ताकत कितना लगाना है, लेकिन एक्टिवेशन सबका होगा। ये ब्रेन तय, फाइबर रिक्रूट किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, लेकिन जब भी स्टिमुलस मिलेगा वो सारे मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे। ये डेफिनेशन यही कह रहा है कि इफ द स्टिमुलस एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड, अगर वो थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है उस पोटेंशियल से, देन द मसल फाइबर विल गिव अ कंप्लीट रिस्पॉन्स। वो मसल फाइबर जो है वो पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स देगा, या फिर कुछ नहीं होगा उसके अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसकी और थोड़ी टफ डेफिनेशन भी मैंने देखी थी जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई थी। मैं चाहता हूं कि उसमें बेसिकली वो नर्व उसमें बात कर रहा है, जैसे मैंने बोला था मोटर एंड प्लेट्स होती हैं, मोटर एंड प्लेट से सिग्नल आता है, तो वो सिंपल कह रहा है कि सिग्नल जैसे ही आएगा सारे मसल फाइबर्स ये तय करते हैं कि ये सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं। बेसिकली ये तय कैसे होता है, वो बेसिकली
एक साइनेप्टिक गेट होता है। अगर आप जाएंगे, आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ेंगे तो एक साइनेप्टिक गेट होता है बेसिकली, जहां पर एक तरफ एसिटिकोलाइन इंतजार कर रहा होता है कि भाई ये गेट खुलेगा तो मैं मसल में जाके कुछ तहलका मचाऊंगा। लेकिन वो गेट खुलने के लिए सर्टेन लेवल ऑफ स्टिमुलस, एक सर्टेन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होना चाहिए, नहीं तो वो खुलता ही नहीं। तो जैसे ही वो गेट खुलता है, तड़तड़ा के सारा अंदर एसिटिकोलाइन जाता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और मसल एक्टिवेट हो जाती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स नहीं होता है कि भाई कुछ एक्टिवेट हुई, कुछ नहीं, सब कुछ एक्टिवेट होना, दैट इज ऑल और नन ऑफ all or none law. That is only these things. This law is related to muscular contraction, which is stayed there in the presence of any stimulus which is above the threshold level of muscle potential. In that particular condition, muscle fibers either respond completely or do not respond. Clear? यहाँ पे clear है? ये भी बहुत छोटा सा है, ये खत्म है। ऑल और नन लॉ में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं अभी। नाउ तीसरा कंसेप्ट है रेसिप्रोकल इनर्वेशन। पहले सिलेबस ठीक कर लेना, जिसके पास भी सिलेबस हो उसमें इनोवेशन लिखा है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। दैट वेरी करेक्ट, दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय हेनरी। अश्विनी आप लोग को बीच बीच में अपडेट भी कर रहे हैं हिस्ट्री से भी, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें उसमें। हेनरी ने पहला कंसेप्ट दिया था। बेसिकली ये जो स्टडी हुई थी ना, हेनरी ने जो स्टडी की थी, दैट वाज ओनली ऑन हार्ट मसल्स पे उसने स्टडी की थी। और उसने ये देखा था कि हार्ट मसल्स जो रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने यही बोला था कि, और बेसिकली ये जो की थी ये थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि यार हार्ट या तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि आधा कॉन्ट्रैक्ट करेगा आधा रिलैक्स करेगा, जो उसका रिदम है उसी बेस पे करता है, और जब भी गड़बड़ होती है आदमी निपट जाता है, 2 बार छाती पकड़ेगा ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। तो उसने इस तरह की, लेकिन बाद में लोगों ने जब फर्दर इसको एलैबोरेट किया तो लोगों ने ये देखा कि यार ये सारे मसल, इवन स्केलेटल मसल्स पे भी लागू हो रही है ये चीज। तो इसको फर्दर डिफाइंड स्टडी की, जिसके बाद में हेनरी, जिसको बड़ा अच्छा जिन्होंने दिया था। दूसरा रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ये भी जो दिया था, अब क्योंकि बात हिस्ट्री से शुरू हो रही, तो